Hello my dear students, I am back with the part 2 video of the nationalism in India. But before that, I welcome you all to Guidance Point. आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नन कोऑपरेशन के बारे में कुछ डिटेल्स। प्रीवियस के वीडियो में हमने देखा था कि इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई थी और गांधी जी आने के बाद उन्होंने कौन से टूल को यूज़ किया और यहाँ पे कैसे मूवमेंट्स चालू किए। तो चलो आज हम लोग आगे देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ और देखा था कि गांधी जी ने हमारे यहाँ नन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था एज अ रिजल्ट ऑफ रॉलेट एक्ट, पर बीच में ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मसाकर हो गया था। अब हम लोग जानते हैं कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट ही क्यों चूज़ किए गांधी जी। आखिर क्या कारण था कि गांधी जी ने इसी टॉपिक को चूज़ किया, इसी को अपना हथियार बनाया लड़ाई के लिए? आइडिया है? तो चलो मैं बताती हूँ। गांधी जी ने 1909 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था किताब का? हिंद स्वराज। इसे अच्छे से माइंड में एकदम फिक्स करके रख लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि या आपका मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है ये, या आपका 1 सेंटेंस आंसर या 1 वर्ड आंसर किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा किताब लिखी गई थी हिंद स्वराज। कौन सी किताब लिखी गई थी? हिंद स्वराज। इस किताब में महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई लोगों को कि ब्रिटिश हम पे राज इसलिए कर पाई है ना क्योंकि हमने ब्रिटिश का साथ दिया है। अगर हम ब्रिटिश का साथ नहीं देते तो ब्रिटिश हम पे राज कभी नहीं कर पाती। हम इंडियंस ने उन्हें सपोर्ट किया तभी तो वो राज किए। अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, अभी चाइना इंडिया से इतने अच्छे से ट्रेडिंग कर पाता है, क्यों कर पाता है? चाइना का इतना इनकम क्यों हो पाता है? क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग चाइनीज़ चीज़ें खरीदना बंद कर दे, इंडियन चीज़ें खरीदे, तो हम यहाँ के लोगों को बढ़ावा देंगे, तभी तो मेरा देश आगे बढ़ेगा ना। बट नहीं, हम तो सस्ते में जाते हैं। तो वैसे ही आपका उस समय भी हुआ, अरे ब्रिटिश की चीज़ें क्लासी लुक देगी, तो उस ज़माने में भी क्या ब्रिटिश की चीज़ें खरीदेंगे वाली थिंकिंग थी। तो इस कारण से कहीं ना कहीं हमने ट्रेडिंग में ही सही पर ब्रिटिश को साथ दे दिया, और इसी साथ का फ़ायदा उठा करके ब्रिटिश हमारे यहाँ पे राज करने लगी। इनफैक्ट गांधी जी ने तो ये भी कहा कि अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश जो है वो भाग जाती। अब आते हैं कि ये नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये मूवमेंट कैसे बना। मतलब कि कहने का सेंस ये है कि ये जो नन कोऑपरेशन था वो इतना फैला कैसे। तो गांधी जी ने बड़े प्लान्ड वे में इसे इंट्रोड्यूस किया। गांधी जी ने कहा कि इसको ब्रॉड बनाने के लिए तो पहले हमें इशू चाहिए, तो इशू उनको मिल गया रॉलेट एक्ट। दूसरा, हिंदू मुस्लिम के बारे में सोचा कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट किया जाए ताकि ये थोड़ा बड़ा मूवमेंट हो, तो उसके लिए उन्होंने खिलाफत इशू को यूज़ कर लिया। अब आते हैं इसे लॉन्च कैसे करना है। तो गांधी जी ने कहा कि अगर एक साथ लॉन्च करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हड़कंप मचेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा अगर अटैक देना ही है ब्रिटिश को तो एक एक करके अटैक देते हैं ना, धीरे धीरे, मीठा जहर, लाइक दैट। हाँ बस एग्जैक्टली। तो गांधी जी ने प्लान किया कि ये जो मूवमेंट है वो स्टेज वाइज अनफोल्ड होगा, मतलब एक एक करके धीरे धीरे करके हम पूरे फुल मूवमेंट में आएंगे, देखते हुए कि लोगों का रिस्पांस कैसा है। तो इसी के तहत सबसे पहले गांधी जी ने अपील किया कि जो भी इंडियंस को सरकार की तरफ से कोई भी टाइटल दिया गया, कोई भी पदवी दी गई है, तो वो आप उसे वापस कर दें। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने इनकी बात मानी भी थी। इनफैक्ट रविंद्रनाथ टैगोर पहले पर्सन बने जिन्होंने अपना टाइटल सरेंडर किया। आपको पता है ब्रिटिश ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर का टाइटल दिया हुआ था इज्जत के लिए, चूँकि एक बहुत अच्छे वो राइटर थे, बहुत अच्छे पोएट थे, एंड उनके वर्क्स के कारण उनको नवाजा गया था सर के टाइटल से। बट उन्होंने गांधी जी की अपील पे तुरंत अपने टाइटल को सरेंडर कर दिया। पहला स्टेप में ये था। दूसरे स्टेप में ये डिसीजन लिया गया कि हर वो चीज़ को बॉयकॉट किया जाएगा जो ब्रिटिश से जुड़ी हुई है। जैसे कि रेलवे ब्रिटिश से जुड़ी हुई है, जाओ, ड्राइवर ही नहीं है, आपको पता है ना, ट्रेन ड्राइवर, जाओ अब रहो, तुम नहीं करेंगे हम सपोर्ट, ट्रेन कहाँ से चलेगी। वैसे ही टीचर्स जाएंगे ही नहीं, बच्चे इंडियंस जाएंगे ही नहीं, तो स्कूल कहाँ से चलेगा। इंडियन में जो भी पुलिस में जो भी इंडियंस थे, हम लोग जाएंगे ही नहीं। कोर्ट में भी जो थे इंडियंस, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, आर्मी, इन सब जगह जहाँ भी इंडियंस थे उन सब ने बॉयकॉट करना शुरू किया।
वैसे ही जो यहाँ के लोग फॉरेन गुड्स खरीद रहे थे उन लोगों ने भी बॉयकॉट चालू किया। इनफैक्ट आपको पता है 4 गुना नीचे गिर गया था फूड इसका गुड्स का, फॉरेन गुड्स का प्रोडक्शन। बहुत बड़ा झटका पड़ा था ब्रिटिश को, क्योंकि कोई भी इंडियन इनके गुड्स खरीद नहीं रहा था। सो गांधी जी कहीं ना कहीं एक अच्छा झटका दे दिए। इसके बाद इन्होंने एक और डिसीजन लिया कि अगर मान लो गवर्नमेंट रिप्रेशन का इस्तेमाल करती है, यानी गवर्नमेंट लाठी चार्ज कर देती है या दबाने की कोशिश करती है इनको, तो उस केस में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे। क्या लॉन्च कर देंगे? सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे। मतलब कि पब्लिक जो है वो सरकार की कोई बात नहीं मानेगी और सरकार के विरुद्ध हर काम करना शुरू कर देगी। अभी तक तो बड़े आराम से टाइटल दिए, शांति से बैठ के इस्तेमाल करना सामान बन के, बस इतना ही ना कर रहे थे, मारपीट तो कोई नहीं कर रहे थे। और सिर्फ हम बॉयकॉट कर रहे थे। बॉयकॉट मतलब उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करने से मना कर रहे थे। बट अगर सरकार रिप्रेशन यूज करती है तो उस केस में सरकार की हर कही गई बात के ऑपोजिट काम करना भी हम चालू कर देंगे। ये डिसीजन था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि इस मूवमेंट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए। तो इन मूवमेंट में आपके बेसिक 4 ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन आया। अगर हम टाउन की बात करें, सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर पे मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। कौन एक्टिव थे? मिडिल क्लास फैमिली। वहीं अगर आप गांव वगैरह चले जाओ, कंट्री साइड एरियाज चले जाओ, तो वहाँ पे पिजेंट्स एक्टिव थे। कौन एक्टिव थे? पिजेंट्स। वैसे ही ट्राइबल्स भी एक्टिव थे कंट्री साइड में, और प्लांटेशन वर्कर्स भी गांधी जी को फुल सपोर्ट कर रहे थे। बट एक बात बताऊं, वो सारे नॉन कोऑपरेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनके लिए एक्चुअली वो नेशनलिज्म की भावना से नहीं लड़ रहे थे। उन सबके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबके लिए फ्रीडम का मतलब अलग था। तो ये जो 4 ग्रुप आपको दिख रहे हैं, इनके लिए भी फ्रीडम का मतलब अलग था और ये अपने लिए लड़ रहे थे। हाँ, बस एक साथ यूनाइट हो गए, इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बन गया और बड़े लेवल पे परफॉर्म किया गया था इस मूवमेंट को, इसीलिए ये नाम हो गया कि नेशनलिस्ट मूवमेंट है। वो कैसे आपको मैं जस्टिफाई करूंगी, आने तो दो मुझे। पहले आते हैं मिडिल क्लास टाउन्स में। जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एटसेट्रा जाना बंद कर दिए। काउंसिल इलेक्शंस जो होना था उसको बॉयकॉट किए, सिवाय मद्रास के। सारे लोगों ने बॉयकॉट किया था, बस मद्रास में बॉयकॉट नहीं किया गया था। वो भी वहाँ की एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, उन्होंने बॉयकॉट करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? तो कारण सुनो। जस्टिस पार्टी जो थी वो नॉन ब्राह्मण की थी। उनको लगा एक तो मुश्किल से मेरे को थोड़ा सा स्टेटस मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर पे ना मद्रास वगैरह एरिया में दलित, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज़्यादा था। तो उनको लगा कि ये काउंसिल इलेक्शन के थ्रू हमें मौका मिल रहा है कि हम अपने स्टेटस को अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपने पोजीशन को अपलिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको बॉयकॉट कर देंगे तो वापस हमें क्या किया जाएगा? बुरी तरीके से ट्रीट किया जाएगा और हमें दबा दिया जाएगा, हम पर डोमिनेंस जारी कर दिया जाएगा। तो इसी सोच के साथ उन लोगों ने मना कर दिया। क्लियर है? वहीं फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट किया गया। इनफैक्ट लीकर शॉप्स को पिकेट किया गया। लीकर शॉप पिकेट करने का मतलब क्या करते थे ना, ग्रुप ऑफ पीपल दारू की दुकान के सामने हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे, आओ देखे जरा कौन जाएगा दारू की दुकान। किसी को दारू की दुकान जाने नहीं देते थे। वैसे ही फॉरेन क्लोथ्स को क्या किया गया, जिनके पास जो भी फॉरेन क्लोथ था उन सबको वो एक जगह पर पे ला के जमा करके उससे उसका आग जला करके आग सेकने लगे, यानी बॉनफायर कर दिए। ओके, बट पता नहीं ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस अराइज हुआ कि ये मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। अब आखिर ये स्लो डाउन क्यों हुआ? तो इनिशियली तो बड़ी इंथुजियाज्म से सारे लोग आए, बट मान लो कि टीचर है, वो स्कूल कॉलेज ऑफिस जाना, या पर्सन्स जो भी हैं वो स्कूल कॉलेज ऑफिस जाना छोड़ दिए। 4 दिन तो ठीक था, 10 दिन भी ठीक था, बट अब उनका घर कैसे चलेगा? अल्टीमेटली तो उनका सेविंग खत्म होगा। तो इसलिए उनको लगा कि नहीं पॉसिबल है। वैसे ही फॉरेन क्लोथ को भी जला दिया, खादी क्लोथ यूज़ करने को भी राजी हो गए, बट खादी क्लोथ जो है वो महंगा आता था और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो अब उनके मन में भी यही बात आया कि अब हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम रहेंगे कैसे। तो उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अगर हमें ये मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है तो पहले हमें ऑल्टरनेटिव इंडियन स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस खोलने होंगे और खादी को थोड़ा सस्ता बनाना पड़ेगा, तभी ही ये मूवमेंट को हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। यही कारण है कि ये मूवमेंट स्लो डाउन हो गया था। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पेजेंट्स इन द कंट्री साइड।
अब कंट्री साइड एरिया में देखें तो वहाँ के किसानों ने भी आवाज़ उठाया था। इनमें से एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं अवध का। अवध में एक पर्सन थे जो कि इंडेंचर्ड लेबर थे फिजी के। इंडेंचर्ड लेबर मतलब जो बंधुआ मजदूरी होती है ना, तो ये बंधुआ मजदूर थे फिजी के। फिजी जगह का नाम है। इन्हें यहाँ से ज़बरदस्ती भेजा गया था वहाँ पे काम करने के लिए, पर ये भाग करके चुपके से आ गए और चुपके से भाग के आके ना साधु बन करके रहने लगे ताकि इनको कोई पहचान ना पाए। तो ये जो बाबा रामचंद्र थे, इनकी लीडरशिप में अवध के किसानों ने लैंड ओनर और तालुकदार के अगेंस्ट आवाज़ उठाया। किसके अगेंस्ट आवाज़ उठाया? लैंड ओनर और तालुकदार। अब आपको बता दूं, ये जो लैंड ओनर एंड तालुकदार थे उसमें बहुत सारे इंडियंस भी थे, इसलिए मैंने पीछे कहा कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे थे, वो तो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अब भाई लैंड ओनर और तालुकदार के अगेंस्ट क्यों? तो वो इसलिए कि ये लोग जो हैं पेजेंट से बहुत ज़्यादा टैक्स मांगते थे, ठीक है, इनसे बेगार करवाते थे। बेगार मतलब कि बिना पैसा के ज़बरदस्ती काम करवाना, और इनके साथ बुरा बर्ताव भी करते थे। तो इन्हीं के अगेंस्ट में ही पेजेंट्स जो थे अवध के, इन्होंने आवाज़ उठाया। और इनफैक्ट सिर्फ आवाज़ ही नहीं उठाया बल्कि नाई धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज किया। ये नाई धोबी बंद क्या है जी? नाई धोबी बंद ना, एज अ नेम सजेस्ट, नाई धोबी। सी, ये जो लैंड ओनर और तालुकदार थे ये अमीर थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपना नाखून खुद नहीं काटेंगे, दाढ़ी खुद नहीं बनाएंगे, ये दाढ़ी बनाने वाले यानी नाई से ये काम करवाएंगे। वैसे ही कपड़ा भी अपना खुद नहीं धोते थे, धोबी से धुलवाते थे। तो वहाँ के जितने नाई और धोबी थे ना, उन लोगों ने इन लोगों के लिए काम करने से साफ साफ मना कर दिया। बोले कि जाओ, मैं तुम्हारा कपड़ा नहीं धोऊंगा, मैं तुम्हारे बाल दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाऊंगा। इसी को नाई धोबी बंद कहा जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना ओपोजिशन शो किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ का दौरा किया, और दौरा के बाद ही जाने से पहले उन्होंने यहाँ पे एक कमेटी बनाई जिसका नाम है किसान औध सभा। क्या नाम है? किसान औध सभा। और इनके हेड जो हैं उनको बाबा रामचंद्र को बना दिया गया, ठीक है। लगभग कुछ ही दिनों के अंदर ही इसके 300 ब्रांचेस खोल दिए गए थे पूरे एरिया में। कितने ब्रांचेस खोले गए? 300 ब्रांचेस खोले गए। हाउएवर एक चीज़ था कि कांग्रेस जो है इनके साथ पूरी तरीके से खुश नहीं थी, इस अवध की पेजेंट्स के साथ। क्यों नहीं थी? वो इसलिए कि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट है वो वेल्दी फैमिली से आता था। और दूसरी बात है, पहली बात तो कहीं ना कहीं ये जो लैंड ओनर तालुकदार है उनका भी फंडिंग था। दूसरी बात ये थी कि ये पेजेंट्स जो है पता नहीं इनको क्या दौरा चढ़ा, ये लोग तालुकदार और मर्चेंट के घरों में जाकर के अटैक करने लगे, उनके घरों को लूटने लगे, बाजारों को लूटने लगे और ग्रेन वगैरह जमा करने लग गए। तो इस तरीके से पब्लिक जो है वो इनके अगेंस्ट भड़क गई। एकदम ऐसे ही समझो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखे हो, उसमें अमिताभ बच्चन की टीम करती क्या है? जाती है, जो ये ब्रिटिश है उनको लूटती है और लूट करके उनसे बहुत सारा सामान वगैरह जो उनका है ला करके गरीबों में बांट देती है। बस यही चीज़ कर रहे थे। तो इससे कांग्रेस पार्टी जो है वो खुश नहीं थी। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम ट्राइबल्स की बात करें तो ट्राइबल के लिए भी मैंने एक केस स्टडी लेके रखा हुआ है। ये है आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स का। यहाँ पे भी ना गुरिल्ला मूवमेंट चला था, मतलब हिडन वे में होकर के लड़ने का। अब यहाँ क्यों चल रहा था ये? तो यहाँ पे क्या था ना, कॉलोनियल गवर्नमेंट वो तो पूरे इंडिया में ही किए थे कि यहाँ के जंगलों को वो रिजर्व कर दिए थे और लोगों पे रोक लगा दिए थे कि कोई भी जंगल में एंटर नहीं करेंगे। पहला चीज़ ये किए। दूसरा, सरकार जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो लोगों को फोर्स करने लगी कि आप फ्री में रोड बनाने में मदद करो बिना पैसे के। तब यहाँ की जो हिल पीपल थे ये लोग भड़क गए। तो अलूरी सीताराम राजू के लीडरशिप में इन लोगों ने अपनी एक ग्रुप बना दी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू किया। अब अलूरी सीताराम राजू थे कौन? तो ये वहीं के एक साधु टाइप समथिंग थे। इनका कहना था ना कि मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, मैं कभी मर नहीं सकता हूँ, ठीक है, मुझे कोई कभी मार नहीं सकता, गोली जो है वो मुझे छू कर चली जाएगी पर मुझे कुछ नहीं होगा। ये इनका थिंकिंग था और वहाँ की पब्लिक जो है वो इनको मानती भी थी। तो ये अलूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी के भक्त थे।
तो ये महात्मा गांधी का हवाला दे करके इन्होंने भी उस एरिया में मूवमेंट चलवाया। हाँ, एक डिफरेंस था, याद रखना, अलूरी सीताराम राजू कहते थे आज़ादी पानी है तो हमें वायलेंट होना पड़ेगा, हमें मारपीट करनी पड़ेगी, प्यार से आज़ादी नहीं मिलेगी। जबकि महात्मा गांधी कहते थे कि प्यार से आज़ादी मिलेगी, यानी कि नॉन वायलेंट रहना है। ओके, तो इन्होंने लोगों को भड़काना शुरू किया। इसके अलावा दो चीज़ें, ये लोगों को कहते थे कि दारू मत पियो, गांधी जी मना करते हैं। दूसरी बात, खादी के कपड़े पहनो। तो इस तरीके से वो गांधी जी को सपोर्ट करते थे, बट अल्टीमेटली गांधी जी के सत्याग्रह को ये फॉलो नहीं करते थे। अब इनके तहत भी ट्राइबल्स जो हैं वो रिबेल किए आंध्र प्रदेश में अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड हाउएवर इन उस समय यहाँ तक खबर पहुँचा कि गांधी जी जो है वो बोले हैं कि सबको अपनी ज़मीन बटेगी और सबको फ्री में ज़मीन दिया जाएगा। तो इससे और जो है पब्लिक आगे की ओर बढ़ गई। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक समझ में आ गया ट्राइबल्स। अब आगे आते हैं प्लांटेशन वर्कर्स। अब प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का मतलब क्या था? असम में ना एक एक्ट पास हुआ था प्लांटेशन वर्कर्स के लिए था, ये था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इस एक्ट के तहत ना जो भी वर्कर प्लांटेशन में काम करते हैं ना, उनको टी गार्डन से बाहर जाने का परमिशन नहीं था। और अगर मान लो वो बाहर जाते भी तो उनके लिए परमिशन लेना पड़ता, जो कि कभी उन्हें ग्रांट नहीं होता था, शायद ही ग्रांट होता था। तो यहाँ के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज और फ्रीडम का मतलब था कि हमें आज़ादी मिल जाएगी कि हम जहाँ चाहे जब चाहे आ जा सकते हैं, जब चाहे अपने घर परिवार से मिल सकते हैं। उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था। ठीक है, अब जैसे ही इनको गांधी जी का मूवमेंट का पता चला तो ये लोग भी क्या कि काम धंधा छोड़ करके चुपके से भाग निकले। भागने में तो सफल रहे, मतलब कि वो जो आपका प्लांटेशन एरिया था वहाँ से तो वो आराम से निकल गए, बट बेचारों की हालत खस्ता हो गई। कहाँ पहुँचते? स्टेशन पहुँचते पहुँचते। इनफैक्ट ये कभी अपने घर पहुँच ही नहीं पाए। क्यों नहीं पहुँच पाए? तो कारण बताती हूँ। ये लोग निकले तो सही, बट रिक्शा वाला भी तो आपका ये कर रहा था, स्ट्राइक पे बैठा हुआ था। रिक्शा वाला भी तो रिक्शा नहीं चला रहा था, बग्गी वाले बग्गी नहीं चला रहे थे, तो इनको रास्ते में गाड़ी नहीं मिली जाने को, इन्हें पैदल जो है दौड़ते दौड़ते भागना पड़ा। अब मान लो ये पैदल गए भी, स्टेशन तक पहुंच गए, और ये स्टेशन तक एक्चुअली पहुंचे थे, लेकिन मैंने अभी बताया कि रेलवे वर्कर्स भी बॉयकॉट कर रहे थे। तो क्या हुआ, वहाँ पे ट्रेन ही नहीं चली, और ट्रेन नहीं चली और वहीं पर पे पीछे पीछे जो इनके प्लांटेशन ओनर्स थे वो आ गए और इन सबको पकड़ के वापस ले आए और इन्हें कैद कर दिया। इन पे इनफैक्ट इनको लेकर के और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए और इनके पूरे बॉडी में वो बेड़ियाँ होती है ना, बेड़ियाँ जड़ दी गई। ठीक है, तो ये था मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पार्टिसिपेशन, कि कौन कौन पार्टिसिपेट किया, और उन लोगों के लिए सबके लिए नॉन कोऑपरेशन का मतलब अलग होता था। ठीक है, सबके लिए नॉन कोऑपरेशन अलग था। जैसे कि प्लांटेशन वर्कर के लिए उन्हें घर आने जाने की आज़ादी मिलना, प्लांटेशन के बाहर निकलने की आज़ादी मिलना। वहीं आपका जो पेजेंट्स हैं उनके लिए क्या था, तो लैंड रिवेन्यू ना लिया जाए, लैंड रिवेन्यू माफ़ कर दिया जाए वो। तो इस तरीके से हर एक के लिए स्वराज का मतलब अलग हुआ करता था। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आते, नॉन कोऑपरेशन चालू तो सही हुआ, बट मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जलियांवाला बाग मसाकर हुआ, एक बहुत बड़ा कांड था जो कि कहीं ना कहीं आहत किया था। ठीक है, अब उसी के रिस्पॉन्स में वहाँ की पब्लिक इतनी भड़की हुई थी कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है चौड़ी चौड़ा। कौन सा जगह है? चौड़ी चौड़ा। ये यूपी के गोरखपुर में है। ठीक है, तो यहाँ के लोग इतने ज़्यादा भड़क चुके थे, सरकार जो ब्रिटिश का हरकत था रिगार्डिंग जलियांवाला बाग मसाकर हो गया, या आपका जो 10 अप्रैल को प्रोसेशन पे चलाई गई थी गोलियां वगैरह, तो इन सब से ये लोग कुछ ज़्यादा गुस्से में थे और इन लोगों ने क्या किया, एक अटैक करवा दिया। इन लोग क्या किए, ग्रुप बनाया, यूपी गोरखपुर के लोगों ने चौड़ी चौड़ा जगह पे, वहाँ पे एक पुलिस चौकी थी, वहाँ पर पे गए, इन्होंने चुपचाप से जो पुलिस स्टेशन है उसकी कुंडी को लगा दिया। उस पुलिस स्टेशन के अंदर उस वक्त 22 पुलिसमैन थे। कितने पुलिसमैन थे? 22 पुलिसमैन। अब ये 22 पुलिसमैन को उन्होंने अंदर बंद कर दिया, कुंडी लगाई, मिट्टी तेल फेंका और माचिस जला के आग लगा दी, और इस कारण से लगभग 22 पुलिसमैन जो हैं वो जिंदा जल गए।
कितना बुरा एक्टिविटी था थ्रू इंडियंस, वो भी इंडियंस के द्वारा किया गया, सो बैड, बट एक्चुअली में यही हुआ था। और इस इंसिडेंट को देख करके गांधी जी का दिल दहल गया एंड उनको लगा, उनके मन में यही एक बात आई कि ये वो मूवमेंट नहीं है जो मैं चलाना चाहता था। मेरे नन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम पे लोग जो हैं वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपना मतलब पूरा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये मूवमेंट को वापस ले लूँगा एंड फाइनली उन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। तो याद रहेगा नन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों किया गया था, तो बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। कौन से इंसिडेंट्स के लिए? चौरी चौरा इंसिडेंट के लिए। क्लियर है? तो आपको नन कोऑपरेशन मूवमेंट समझ में आ गया है। बस नन कोऑपरेशन में इतना ही था। आगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड बोर किया हो तो लिटरली सॉरी। एंड अगर और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून्ड टू अस।